हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। विंग्स क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि विंग्स क्लासेस लगातार एनसीईआरटी के सीरीज को लेकर के आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो हमने सिविक्स के चैप्टर 1 यानी कि पावर शेयरिंग को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम चैप्टर 2 यानी कि फेडरलिज्म की बात करेंगे। तो चलिए फेडरलिज्म के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। देखिए फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो हमारा पावर होता है इसको इसमें क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है दो तरीके से। एक होता है हमारा सेंट्रल पावर और दूसरा होता है हमारा स्टेट पावर। ठीक है, यानी कि जब हम पावर ऑफ डिविजन्स की बात करते हैं, यानी कि जब हम पावर को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो हमारा क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग। याद रखिएगा। और पावर शेयरिंग का जो एक मॉडर्नाइजेशन वर्ड है उसको क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। कहने क्या मतलब है कि फेडरलिज्म क्या हो गया। फेडरलिज्म यहाँ पे हो गया कि यहाँ पर कोई भी सिंगल गवर्नमेंट वर्क नहीं कर सकता है। यानी यहाँ पे क्या है, हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि सेंट्रल लेवल पे भी पावर होगा और स्टेट लेवल पे भी पावर होगा। जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों मिल करके यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से इसका डेफिनेशन बता दूं। फेडरलिज्म होता क्या है। देखिए, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो पावर को डिवाइड कर दिया गया सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, जब हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स कहने क्या मतलब है कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि पावर शेयरिंग है ना, पावर शेयरिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा। और पावर शेयरिंग की जब हम बात कर रहे होते तो यहाँ पे एक नहीं दो ऐसे नेशंस है। एक हमारा क्या है, बेल्जियम, और दूसरा हमारा क्या है, श्रीलंका। देखिए दोनों में अगर बात करें तो दोनों देशों में कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पे कहीं ना कहीं समानताएं और कुछ असमानता, यानी क्या इसमें समान है और क्या इसमें असमान है। अगर इसके समान की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी, यानी कि बेल्जियम में भी क्या है कि बेल्जियम में भी यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और वैसे ही जो हमारा श्रीलंका है यहाँ पे भी क्या है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो बेल्जियम क्या करता है, यहाँ पे पावर को शेयरिंग करता है। यानी कि पावर शेयरिंग के फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को देखता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग तरीके से पावर डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन श्रीलंका में ये चीज़ नहीं हो पाता है, जिस कारण से श्रीलंका में सिविल वॉर हमें देखने को मिलता है। क्लियर। तो वैसे ही फेडरलिज्म का हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वेयर 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. Belgium shifted from the unitary to a federal from government. यानी कि क्या किया, ये यूनिटरी से किस पे चला गया, ये फेडरल के फॉर्म पे चला गया। यानी क्या बन गया, ये फेडरल गवर्नमेंट या बन गया। तो देखिए कितना अच्छा इसने क्या पावर को शेयरिंग कर दिया। लेकिन जब हम सेकेंड की बात करें, श्रीलंका, श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी for all practical purpose a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lankan to become a federal system. यानी कि यहाँ पे क्या किया गया श्रीलंका में कि श्रीलंकन लोगों ने, यानी यहाँ का जो सिंहालास कम्युनिटी था, उन्होंने क्या किया, श्रीलंकन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और तमिल लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया और पावर शेयरिंग नहीं किया, जिसके कारण से यहाँ पे सिविल वॉर हमें देखने को मिलता है। यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा पावर शेयरिंग के बारे में, कुछ एग्जांपल्स के बारे में, तो आप बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बता सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो कितने कंट्री में हमें फेडरलिज्म देखने को मिलता है, मतलब कितने ऐसे टोटल नेशंस है जहां पे हमें फेडरलिज्म के कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो देखिए फेडरलिज्म कंट्री अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में लगभग 25 फेडरल कंट्रीज हमें देखने को मिल रहा है। मैप भी आप देख रहे होंगे और आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये चीज दिया गया है। तो फेडरल कंट्री की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा लगभग 25 ऐसे कंट्री हैं जहां पर हमें फेडरल कंट्री देखने को मिलता है, जो लगभग 40% पॉपुलेशन को कवर यहां पे करता है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कौन कौन सा हमारा एग्जांपल हो जाएगा, तो याद रखिएगा इंडिया,
यूनियन स्टेट्स, ब्राजील, जर्मनी एंड मैक्सिको। ये सब एक एग्जाम्पल्स है जहां फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को हमें देखने को मिलता है। डेट मीन्स कि ये जो हमारा फेडरलिज्म है क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और यही डिस्ट्रीब्यूट पावर क्या करता है, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि हम अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं, जिससे वो लोग भी क्या होता है पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसीलिए फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में फेडरलिज्म कंट्रीज कितने नेशंस में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा 25 ऐसे कंट्री है जहां पे आपको फेडरलिज्म देखने को मिलता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या डिफरेंट बिटवीन यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। देखिए दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर हम आपसे फेडरल गवर्नमेंट की बात करें या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की। देखिए यहाँ पे क्या है ना, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो पावर है वो सेंट्रल के पास पावर, यानी कि पूरा का पूरा अथॉरिटी किसको दिया गया है, पूरा का पूरा मेजरमेंट किसको दिया गया है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी किसको दिया गया है, सेंट्रल पावर को दिया गया। यानी कि सेंट्रल जो यहाँ पे ऑर्डर जारी करेगा स्टेट को मानना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो भी सेंट्रल का यहाँ पे डिसीजंस होगा वो उसे स्टेट को मानना पड़ेगा। इस बात पे ध्यान रखिएगा। वही क्या कहलाता है, हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, नॉर्वे एंड स्पेन। याद रखिएगा यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होगा, तो यूनिटरी गवर्नमेंट हमारा हो जाता है जहां पे सेंट्रल अगर कोई भी डिसीजन अगर ऑर्डर पास कर रहा है तो स्टेट को मानना ही पड़ेगा, स्टेट इसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। इस बात पे ध्यान रखिएगा। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हम बात करते हैं कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है इसमें क्या है कि यहाँ पे सिंगल पावर नहीं है, सिर्फ सेंट्रल के पास पावर नहीं, यहाँ पे स्टेट के पास भी पावर, यानी कि 2 लेवल पे गवर्नमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक स्टेट गवर्नमेंट और एक हमारा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल जो पूरे नेशन वाइड में ये काम करेगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट का एक अपना अपना गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। यानी कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, याद रखिएगा ये अगर कोई भी ऑर्डर जारी करता है तो स्टेट इसको एक्सेप्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, लेकिन सेंट्रल इसके ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं डाल सकता है। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि क्या बोला गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर कोई भी डिसीजन यहाँ पे वो लेकर के आ रहा है तो स्टेट उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। यानी कि स्टेट के ऊपर कोई प्रेशर या नहीं डाल सकता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यूनिटरी में ये चीज आपने देखा ना कि सेंट्रल जो भी डिसीजन लेगा स्टेट को मानना स्टेट को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर फेडरल की बात करें, सेंट्रल अगर कोई भी यहाँ पे डिसीजन लेता है तो स्टेट उसको मानेगा नहीं, और स्टेट को लेकर के कभी भी उसके ऊपर वो प्रेशर्स नहीं डाल सकता। इस बात पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, 2 टायर गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है डिफरेंस तो बता सकते हैं यूनिटी गवर्नमेंट के बारे में और हमारा फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, तो 1 से 2 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, अब हमें फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में बताना है। बहुत इजी कंसेप्ट है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है। जब भी आपसे की फीचर्स के बारे में पूछा जा रहा है फेडरलिज्म का, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो पॉइंट हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको 2 लेवल पे देखने को मिल रहा है ना, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे हम पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी एक गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। इस बात पे ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला क्या है, यहां पे हमें 2 लेवल के गवर्नमेंट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा चीज यहां पे हर एक गवर्नमेंट का एक अपना अपना जुरिडिक्शन है, यानी कि वो उसके दायरे में रहकर ही काम करेगा, उसके दायरे से बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकता। यानी कि सेंट्रल को जितना पावर दिया गया है सेंट्रल उसी में रह करके काम करेगा, स्टेट को जितना पावर दिया गया स्टेट उसी में रह करके काम करेगा। इस बात पे ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो हमारा फेडरलिज्म है ये क्या करता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको गारंटेड करता है। गारंटेड कहने का क्या मतलब है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहा कि चलो हम एक काम करते हैं, किसी भी चीज को ऐसे ही चेंज कर देते हैं, फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले ही बोल दिया है कि किसी भी बेसिक इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, बेसिक फंडामेंटल की बात करते हैं, जो हमारा आर्टिकल 14 से लेकर के हमारा लगभग आर्टिकल 32 तक आता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जहां पे इसको हम चेंज
नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? ये हमारे सिटीजन्स का एक राइट्स है, इसको किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ अगर बेहतर अगर आपको लगता है समय के हिसाब से कुछ इसमें लाना है तो आप ला सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या बताया गया है कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें अगर किसी प्रोविजन पे अमेंडमेंट करना है, कुछ नया चीज को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको सिंगल गवर्नमेंट काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क करेगा। यानी कि सिंगल के साथ साथ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी काम करेगा, तभी जाकर इसमें कुछ चेंजेस किया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अब देखिए हमारा फेडरल सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला पॉइंट क्या, ये भी पूछा गया क्वेश्चन आपसे, तो याद रखिएगा फेडरलिज्म में हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, ये सेफ गार्ड करेगा, प्रमोट करेगा किसको, यहाँ के यूनिटी को। यानी कि क्या करता है, यूनिटी को प्रमोट करता है, क्योंकि जब तक एकता नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फेडरलिज्म क्या करता है, यूनिटी को प्रमोट करता है, और क्या करता है, जो भी रीजनल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग धर्म के लोग आपको देखने को मिलेंगे, इसको क्या करता है, इसको भी आगे बढ़ाने का काम करता है, इसको प्रमोट करता है कि ये भी आगे बढ़ सके। ठीक है ना, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा फेडरलिज्म के कुछ की पॉइंट्स है। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में आपको बताना पड़ेगा, तो आप ज्यादा नहीं 2 से 3 पॉइंट अगर आप यहां पे ऐड कर देते हैं तो ये आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले ही एक बार VBI में कर देता हूं। ठीक है, ये आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब देखिए हम बात करते हैं इंडिया का। इंडिया जो फेडरल कंट्री है क्यों है, और क्यों हम इतना फेडरलिज्म को लेकर के इंडिया में बात करते हैं, क्योंकि फेडरलिज्म का एक पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पावर शेयरिंग। यानी कि जब जब आप फेडरलिज्म की बात कीजिएगा तो याद रखिएगा यहाँ पे पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। पावर शेयरिंग जब तक नहीं होगा कोई भी नेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि आपके पास एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए पाकिस्तान में क्या ना, फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं वो नेशंस आज बहुत पीछे चल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे नेशंस हैं जिसने क्या किया कि फेडरलिज्म नहीं भी है तो यूनिटी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसने काम किया, लेकिन वो डेवलप है, क्योंकि उसने क्या किया कि अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से लाया। जैसे चाइना की हम बात करते हैं, है ना। लेकिन अगर इसमें हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट को हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ वहाँ पे क्या है ना कि पावर का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा और क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक समय क्या था कि परवेज मुशर्रफ नामक एक व्यक्ति था जो मिलिट्री का हेड हुआ करता था। उसने क्या किया कि प्रेजेंट टाइम में उस समय उसने क्या किया कि तुरंत पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट था उसको हटा करके खुद गवर्नमेंट में तैयार हो जाता है और एक प्रेसिडेंट के रूप में अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करता है, जो कहीं ना कहीं क्या होता है तानाशाह को वहां पे दिखाया जाता है, यानी कि डिक्टेटरशिप की हम बात वहां पर करते हैं। और ये डिक्टेटरशिप क्या करता है कि उस नेशंस को धीरे 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 पीछे ले जाकर के छोड़ देता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो फेडरलिज्म हमारे लिए अच्छा है, अगर फेडरलिज्म नहीं होगा तो कोई भी नेशंस आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है ये अप्लाई कैसे होता है, इसमें कैसे काम किया जाता है। तो आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शेड्यूल दिए गए हैं। ठीक है, टोटल 12 शेड्यूल दिए गए हैं और इन 12 शेड्यूल में जो हमारा शेड्यूल 7 है ये कुछ लिस्ट की बात करता है। एक होता है हमारा यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक होता है हमारा स्टेट लिस्ट एंड लास्ट हमारा होता है कंकरेंट लिस्ट। यानी कि एक होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखते हैं यूनियन लिस्ट में क्या क्या पॉइंट्स है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना 3 लिस्ट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है ये 3 लिस्ट के बारे में कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शेड्यूल 7 में हमें यह देखने को मिलता है। क्लियर। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनियन लिस्ट के बारे में। देखिए यूनियन लिस्ट में क्या क्या ऐड किया गया है। सबसे पहले इसमें हम नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट में किसकी बात करते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की। जैसे हमारे जो डिफेंस ऑफ द कंट्री हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, करेंसी हो गया, ये सारे क्या है यूनियन लिस्ट में आते हैं।
ठीक है, इन पे सारा का सारा डिसीजन किसका होगा, यूनियंस का होगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे कौन से लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं। फिर क्या है, दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ दिस मैटर्स the country, the union government alone can't be again law relating to the subject mentions in the union list। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा यूनियन लिस्ट है, जो क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछा जाता है, जनरली क्या पूछा जाता है, दो तरीके से, एक यूनियन लिस्ट क्या है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर बता सकते हैं। दूसरा, यूनियन लिस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो यह बता सकते हैं। और यूनियन लिस्ट हमारे लिए क्या क्या और क्या काम कर सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट की जब हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में, तो यूनियन लिस्ट जनरली क्या है कि जो भी हमारे नेशंस के इंपॉर्टेंस, जो भी यहाँ पे डिसीजंस लेना है, उसको लेकर के कोई भी काम करना है, तो किस लिस्ट में आएगा, हमारा यूनियन लिस्ट में वो आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन लिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जैसा कभी हमने आपको बताया था, एक हमारे पास यूनियन लिस्ट, एक स्टेट है, दूसरा कंकरेंट लिस्ट। जब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो ये सारा का सारा जो काम है किसको दिया गया है, तो सारा का सारा काम दिया गया है स्टेट को। किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा ये काम दिया गया है स्टेट्स को। किसको दिया गया है, स्टेट्स को दिया गया है। तो यानी कि अभी हमने आपको बताया कि यूनियन के लिए अलग सब्जेक्ट्स है और स्टेट के अलग सब्जेक्ट्स है। तो यानी कि स्टेट लिस्ट में आपको क्या क्या दिखेगा, सबसे पहले देखिए ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको जो अपना पुलिस सिस्टम आप देखते हैं, जो हमारा लोकल पुलिस वगैरह का जो मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है, स्टेट करता है। फिर ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशंस, ये सारे के सारे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इस पे डिसीजन ले सकता है, वही इस पे कानून बना सकता है, याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इसमें राइट्स नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है, सारा का सारा पावर किसके पास है, स्टेट के पास है। तो याद रखिएगा जो हमारा स्टेट लिस्ट है इसमें क्या क्या ऐड किया गया है, सबसे पहले पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे के सारे क्या स्टेट लिस्ट में आते हैं। एंड कंकरेंट लिस्ट हमारा क्या है कि जहां पे स्टेट और यूनियन दोनों मिल करके काम करेगा उसको क्या बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट। यानी कि जहां पर स्टेट और यूनियन दोनों मिल जाएगा, दोनों भाई मिल करके काम करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा पॉइंट है, जैसे मैरिज हो गया, एडॉप्टेशंस हो गया, एंड सक्सेशंस हो गया। फिर बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट। यानी कि जो भी यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पे स्टेट प्लस सेंट्रल ये दोनों मिलकर के काम करेगा। और किस चीज को लेकर के, वो सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, जैसे मैरिज वगैरह हो गया, एडॉप्टेशंस वगैरह हो गया, तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि जो हमारा स्टेट लिस्ट है, ये जो हमारा स्टेट लिस्ट है इसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स में। तो आप इन चीज को आप पे ऐड कर सकते हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है कि कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे स्टेट है अपने इंडिया में जिसको पता है क्या बोला जाता है, जिसको स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है ना, जिसको स्पेशल प्रोविजंस की हम बात करते हैं, यानी कि स्पेशल पावर दिया गया है। कुछ ऐसे स्टेट हैं, यानी कि सोचिए अपने फेडरलिज्म में कितना अच्छा फायदा हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे स्टेट को स्पेशल पावर दिया गया है। अब देखिए कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको स्पेशल पावर दिया गया है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे स्टेट है जिसको स्पेशल पावर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सम स्टेट हैव स्पेशल स्टेटस, स्टेट लाइक असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम हैव स्पेशल पावर अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 371। याद रखिएगा, यानी कि आर्टिकल 371 के तहत कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल प्रोविजन दिया है, ठीक है। और ये इसमें क्या कर सकता है, इसमें स्पेसिफिक सोशल एंड हिस्टोरिकल जो भी सर्कमस्टांस है उसको लेकर ये काम कर सकता है और अपने लिए और अपने आसपास की सोसाइटी के लिए काम करेगा। जैसे यहां पे क्या बोल रहा है, देखिए इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय द लैंड एंड द हाउसेस हेयर। यानी कि
जैसे मान के चलिए हम लोग बिहार के हैं, बंगाल के, कहीं के भी रहने वाले हैं अपने भारत में, अगर आप इन 4 स्टेट में गए और आपका मन हो चलो हम जमीन खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि ये सारा पावर कहां पे दिया गया है, इन सबको दिया गया स्पेशल स्टेटस के अंडर में दिया गया है। तो यानी कि हम जैसे बिहार में है तो झारखंड में जाके जमीन खरीद लेते हैं या अपना घर बना लेते हैं, आप वहां पे रह सकते हैं, लेकिन आप अपना एक परमानेंट रेजिडेंट वहां पे नहीं बना सकते हैं। किस एक आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 371 के तहत, इस बात पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस भी यहां से पूछा जाता है। क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि स्पेशल स्टेटस जो है वह किस एक आर्टिकल के तहत दिया गया है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा क्या पूछा जाएगा कि ये जो स्पेशल स्टेटस है किस किस स्टेट को दिया गया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको बताना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या है, हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं ना, यानी कुछ छोटे छोटे स्टेट भी हमारे पास देखने को मिलता है। कुछ यूटीज की हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं यूटीज की, तो हमारा चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया एंड अपना दिल्ली हो गया। तो पता है ये जो यूटीज है ना, इसके ऊपर किसका पावर है पता है, सेंट्रल का पावर है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यहां पे होता तो है, यहां पे चीफ मिनिस्टर होता तो है, लेकिन पावर किसका चलता है, होम मिनिस्टर का चलता है, याद रखिएगा। यानी कि ये भी किसके अंडर में है, ये अभी सेंट्रल के अंडर में आता है, यूनियन के अंडर में आता है। यानी क्या बोल रहा है ये कि सम ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरीज आर टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट्स बट कांट बी मर्ज विद एनी एग्जिस्टिंग स्टेट। देयर टेरिटरीज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यानी कि ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं ये किसी भी बड़े स्टेट के साथ मिल नहीं सकते हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको हम पहले भी बता चुके हैं इसके ऊपर किसका पावर है, ये पूरी तरीके से द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन दिस रनिंग दिस टेरिटरीज, याद रखिएगा। यानी कि ये जो हमारा यूनियन टेरिटरीज है इसमें स्पेशल पावर किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, इस बात पे ध्यान रखिएगा। किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, इस बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आप इसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए हाउ इंडिया, हाउ इज द फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइड लिंग्विस्टिक स्टेट। देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट का क्या मतलब होता है, आपको पता है ना, हमारे यहाँ भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद होता है, प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है भाषा को लेकर के। तो इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ मैनी इंडिया ओल्ड स्टेट वेयर चेंज टू सर्टेन न्यू स्टेट। पीपुल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज शुड लिव इन द सेम स्टेट। सम स्टेट वेयर created to recognize difference not be based on language but on a culture, ethically or geography. These include state like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand। यानी कि लिंग्विस्टिक के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने स्टेट को देखने को मिलता है। तो यहां से देखिए जनरली आपसे ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज स्टेट के बारे में, तो क्या क्या एग्जाम्पल, तो याद रखिएगा नागालैंड, उत्तराखंड और हमारा झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट है, जो हम कब क्या देखते हैं इसमें कि आज़ादी से पहले ही या आज़ादी के बाद की भी हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरीके का लैंग्वेज यूज करते हैं। क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से भी हम क्या देखते हैं, यहाँ पे स्टेट बना हुआ है। आप खुद देखिए, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल लैंग्वेज यूज किया जाता है। ठीक है, तमिल की बात करते हैं तो वहाँ पे तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो लिंग्विस्टिक वाइज भी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस यहाँ पे किया जाता है और फेडरलिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कहने का क्या मतलब है कि सोचिए इंडिया में किस चीज को लेकर के डाइवर्सिटी नहीं है, लिंग्विस्टिक को लेकर के है, ठीक है ना। अगर लिंग्विस्टिक की बात करते हैं यूटीज को लेकर के भी है, स्पेशल पावर की जब हम बात करते हैं या फिर स्पेशल प्रोविजन स्टेट की बात करते हैं उस चीज को लेकर भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज आपको पता होने चाहिए कि लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है, जहां पर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम स्टेट को यहाँ पर देखते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए लैंग्वेज पॉलिसी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ए सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन द लैंग्वेज पॉलिसी, Hindi was identified as the official language. Beside Hindi, there are the 21 other languages recognized as scheduled language by the constitutions. State to have their own official language and the government work take place in the official language of the concerned state. अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 3 तरह का लैंग्वेज यूज किया जाता है। वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, एक होता है हमारा लोकल लैंग्वेज,
एक हमारा होता है लोकल लैंग्वेज, जिसको रीजनल लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो हम लोग आप लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है एक स्टेट लैंग्वेज भी हमारे देखने को मिलता है। तो जब हम लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम लोकल भाषा में बात करते हैं। अब एक स्टेट लैंग्वेज भी होता है, लेकिन अगर स्टेट लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे हम नेशनल लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, है ना। किसकी बात करेंगे, नेशनल लैंग्वेज की, क्योंकि हर स्टेट का जब अपना अपना लैंग्वेज है तो रीजनल लैंग्वेज में ही आ जाएगा। लेकिन जब हम स्टेट लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं तो इसके बाद हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो होता है हमारा नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं हमारा एक राष्ट्रीय भाषा भी है, जैसे हिंदी की हम बात करते हैं, हालांकि है नहीं, लेकिन हम इसको हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज हम मानते हैं। एंड लास्ट हमारा होता है यूनिवर्सल लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश वगैरह आप कहीं भी जाकर के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो तीन तरह का लैंग्वेज होता है जनरली। एक रीजनल लैंग्वेज होता है जो आप किसी भी क्षेत्र में यूज़ करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में यूज़ करते हैं, क्षेत्रीय भाषा। फिर जब आप थोड़ा सा अपर पे जाते हैं तो हमें नेशनल लैंग्वेज देखने को मिलता है। लेकिन नेशनल लैंग्वेज के बाद जब हम बात करते हैं तो हमें कौन सा लैंग्वेज दिखता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज। और यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या, हमारा इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा लैंग्वेज है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे लगभग 22 लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है, जिसमें से जो हमारा हिंदी लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी हमारा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। टोटल लैंग्वेजेस कितने हैं, 22, 21 हमारा हो गया, प्लस एक हिंदी हमारा क्या हो गया, टोटल 22 लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें देखने को मिलता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए, अच्छा, ये जो शेड्यूल की बात करते हैं, ये शेड्यूल हमारा 8 में इसको बताया गया है। शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस के बारे में बात किया गया। तो देखिए शेड्यूल 7 में आपने क्या देखा, शेड्यूल 7 में हम लिस्ट के बारे में देख रहे थे, एंड शेड्यूल 8 में हम किसकी बात कर रहे हैं, तो शेड्यूल 8 में हम बात करते हैं लैंग्वेजेस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा फेडरलिज्म है, सेंटर स्टेट मिल करके काम करता है। तो देखिए जो हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फेडरलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता तो है, लेकिन कैसे करता है इस बात पे भी ध्यान देना है। क्योंकि जब हमने कंकरेंट लिस्ट की बात किया था तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों मिल करके काम करते हैं, लेकिन अब जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंजेस देखने को मिलता है। क्या चेंजेस देखने को मिलता है, देखिए सपोज नो सिंगल पार्टी गेट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज can alliance with the many parties including several regional parties to form a government at the center. This lead to a new culture of power sharing and respect for the authority of the state government. देखिए आपको पता होगा कि इलेक्शंस होता है, और इलेक्शंस में कौन पार्टी, जो पार्टी यहाँ पे पूर्ण बहुमत लाएगा, जो फुल मेजोरिटी में होगा, वही सरकार बनाएगा। अगर वो फुल मेजोरिटी में नहीं आया, अगर उसके पास फुल मेजोरिटी नहीं मिला, तो याद रखिएगा वो क्या कर सकता है, अलग अलग पार्टी के साथ मिलकर के अलायंस कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार। जैसे अपने बिहार में भी है। तो गठबंधन की सरकार का क्या मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे फुल मेजोरिटी नहीं लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी अदर पार्टी के साथ यहाँ पे अलायंस करना पड़ेगा, और अलायंस करने के बाद क्या होता है, वह पार्टी को फुल सीट मिल जाता है और वो अपनी गवर्नमेंट को तैयार कर लेता है। कहने का क्या मतलब है कि सोचिए, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात किए तो ये कौन सा इलेक्शन है हमारा, ये हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, यानी ये नेशन वाइज हमारा इलेक्शन है, अपने देश का इलेक्शन है, अपने देश का चुनाव है। अगर फुल मेजोरिटी इसने नहीं लाया तो ये क्या करेगा, स्टेट के साथ कंबाइन कर लेगा कि चलो भाई ये काम करते हैं, हम दोनों मर्ज हो जाते हैं। और जैसे ही मर्ज होंगे अलग अलग पार्टी, तो क्या होगा, सीट बढ़ जाएगा, और जिसको फुल मेजोरिटी वो सरकार बना लेगा। और आपको एक फॉर्मूला भी पता है कि हमारे इंडिया में कौन सा फॉर्मूला चलता है, 50% प्लस 1, जिसका क्राइटेरिया में 50% प्लस 1 आ जाएगा, वो अपना गवर्नमेंट यहाँ पे तैयार कर लेगा। इस बात पे ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन कुछ नहीं है, अब इसको अगर समझना है तो एक पॉइंट में आप समझिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट था ना बच्चा, कि यहाँ पे सेंट्रल के पास पावर है, लेकिन सेंट्रल के पास किसको दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पावर दो तरीके से आपको डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। कहने क्या मतलब है, एक आपको दिखता है पंचायत, क्या दिखता है आपको, पंचायत, क्या दिखता है, पंचायत। दूसरा आपको क्या दिखता है यहाँ पे, म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि हमारा नगर निगम। अब पंचायत आपको कहां दिखता है, अपने गांव में, है ना। गांव में क्या दिखता है आपको, पंचायत, जहां पे क्या होता है, मुखिया,
और जब म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अपना मेयर देखते हैं। तो हमने पावर को क्या किया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, पावर को हमने क्या किया, और छोटे लेवल पे डिवाइड कर दिया। तो याद रखिएगा, पावर को हमने क्या किया, और छोटे लेवल पे हमने डिवाइड कर लिया, जिसको हम लोकल लेवल के रूप में कहते हैं, जहां पे लोकल लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। देखिए सेंट्रल लेवल पे पीएम अंकल ले रहे हैं, अपने मोदी अंकल, स्टेट में कौन आ जाते हैं, अगर हम बिहार की बात करें तो नीतीश अंकल हैं, लेकिन जब हम अपने रीजनल एरिया में जाते हैं और जब हम अपने लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहां कौन होता है डिसीजन लेने वाला, सारे के सारे लोकल लोग ही तो दिखते हैं आपको, यानी कि लोकल लेवल के लोग मिलकर के बनाते हैं लोकल गवर्नमेंट, जैसे हमारा पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। मैं एक चीज और बता दूं कि जो हमारा पंचायत है वह 71 अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था, याद रखिए कब, 1992 में। कब लाया गया था, 1992 में। और फिर हमारा जो म्युनिसिपैलिटीज है ये भी लाया गया था 72 अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था 1992 में। और एक चीज और, ये हमारा 11 शेड्यूल में आएगा, जो हमारा पंचायत है ये हमारा 11 शेड्यूल में आएगा। एंड लास्ट जो हमारा नगर निगम है यानी कि म्युनिसिपैलिटीज, ये हमारा 12 शेड्यूल में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या मतलब है, हमने क्या समझा अभी, कि जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है बच्चों, याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, पावर को हमने स्टेट और गवर्नमेंट को तो हमने पावर यहाँ पे दिया ही, अब पावर को हमने लोकल लेवल के जो लोग हैं उसको भी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वहाँ पे लोगों को पावर हमने दे दिया। और जब ये पावर हम लोकल लोगों को देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं। लोकल गवर्नमेंट कहने का क्या मतलब है कि गांव के स्तर पे पंचायत हमें देखने को मिलता है और शहर के स्तर पर हमें नगर निगम यानी म्युनिसिपैलिटीज हमें देखने को मिलता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और जब आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो पंचायत है किस एक अमेंडमेंट एक्ट के तहत आता है, तो याद रखिएगा 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992, 71 अमेंडमेंट 1992। एंड हमारा 72 अमेंडमेंट एक्ट क्या है, हमारे म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है। 72 अमेंडमेंट एक्ट किसकी बात करता है, हमारे म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। क्लियर। और जो हमारा 71 अमेंडमेंट एक्ट है ये हमारे 11 शेड्यूल में आता है और 72 अमेंडमेंट एक्ट हमारे 12 शेड्यूल में हमें देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए गए किस चीज के बारे में, जो हमारा 3 टायर ऑफ डेमोक्रेसी है। देखिए ये हमारे लिए VBI है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो हमारा 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। आपको पता है ना कि यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होता है, हर 5 साल में आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, कुछ सीटों को रिजर्व किया जाता है, किन के लिए, वुमेन्स के लिए एंड SC STs के लिए, ठीक है। कुछ सीटों को रिजर्व किया जाता है, किसके लिए, ST SCs के लिए, है ना, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, क्योंकि इन्हें भी प्रमोट किया जा सके, ये भी आगे बढ़ सके। क्लियर। एंड जो हमारा 1 लिस्ट 1/3 की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ सीट वुमेन के लिए भी प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि देखिए जो हमारा इलेक्शन है ना बड़ा अच्छा है, यहाँ पे कुछ सीट किसको दिया गया, रिजर्व किया गया, किसके लिए, ST SC कास्ट के लिए। एंड कुछ सीट किसके लिए दिया गया, यहाँ 1/3 किसको दिया गया, अपने वुमेन्स को दिया गया, क्योंकि वुमेन्स भी आगे बढ़ सके। और आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारा डेमोक्रेसी है वो वुमेन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा महिलाएं आज हमारे डेमोक्रेसीज में है, अच्छा वर्क भी कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट हमें देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट में क्या है कि हमारा स्टेट इलेक्शंस कमिश्नर हैज बीन क्रिएटेड ऑन ईच स्टेट कंडक्ट पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटीज। याद रखिएगा जो हमारे स्टेट का जो इलेक्शंस कमिश्नर होगा वो कौन सा इलेक्शंस करवाएगा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज जो भी इलेक्शंस होते हैं उसके डेट को अनाउंसमेंट करना, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या मैनेजमेंट करना है, तो ये सारा काम कौन करेगा, अपना स्टेट इलेक्शंस के जो कमीशन है, जो वहाँ के कमिश्नर होंगे वह इस चीज को हेल्ड करेगा, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखिए। लेकिन जब स्टेट का जब चुनाव होता है तो हमारा इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है उसमें, याद रखिएगा। जब स्टेट में इलेक्शंस होता है, जैसे अगर बात करते हैं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, तो इन सारी चीजों में कौन काम करेगा, हमारा जो हमारा इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया है। लेकिन जब हम पंचायत की बात करेंगे, म्युनिसिपैलिटीज की बात करेंगे, तो इसमें कौन काम करेगा, कौन वर्क करेगा, स्टेट इलेक्शंस कमिश्नर काम इसमें करेगा, ठीक है। प्लस इन लोगों को किस चीज का पावर दिया गया है, रेवेन्यू एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को एक पावर दिया गया, रेवेन्यू को लेकर के भी पावर दिया गया, तो ठीक है। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंचायती राज सिस्टम। वही जो हमारा पंचायती है वो देखते हैं कि 3 लेवल पर है, एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति और दूसरा हमारा होता है ग्राम पंचायत। यानी कि जिला परिषद की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें देखने को मिलता है,
ठीक है। उसके बाद हम पंचायत की बात करते हैं तो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत जो हमारा विलेज लेवल पे हमें यह देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वैसे ही देखिए होता क्या है ना कि जो हमारा पावर है उसको क्यों डिवाइड किया गया पंचायत लेवल पे, क्योंकि पंचायत लेवल पे क्या है ना कि जो हमारा जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे काम को देखता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होगा वो कौन देखेगा, हमारा जिला परिषद। जो ब्लॉक लेवल पे काम होता है, जो ब्लॉक लेवल आप जो भी काम करवाते हैं उन सारी चीजों को टैकल कौन करता है, उनको मेजरमेंट कौन करता है, अपना पंचायत समिति। फिर जो गांव लेवल पे काम होता है वो कौन करता है, ग्राम पंचायत करता है। तो देखिए हमने लोकल गवर्नमेंट में भी हमने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिविजन्स कर दिया। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र वगैरह होता है, जो हमारा रूरल एरिया वगैरह होता है, विलेज वगैरह होता है, वहाँ पे कैसे काम किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट जो वहाँ का सरपंच होता है, वहाँ का हेड होता है, वहाँ का प्रेसिडेंट होता है, वहाँ को पूरी तरीके से वो टैकल करता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा पंचायत वर्कर होता है, ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, यानी कि जो भी विलेज में जो भी काम वगैरह होता है वो कौन करता है, अपना पंचायत के वर्कर्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। ये सारे वहीं के मेंबर्स होते हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा पंचायत समिति होता है, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लोग काम करते हैं, जो हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं, यानी कि एमएलए की हम बात करते हैं ना, जो हमारा विधानसभा का मेंबर होता है, और लोकसभा का जो हमारा एमपी होता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इन लोग को भी पावर दिया जाता है काम करने को लेकर के। जैसे अगर हम एमपी की बात करें, एमएलए की बात करें, तो देखिए ये कोई भी काम अगर करेगा तो एमएलए का भी सपोर्ट से करेगा। और एमएलए अगर कोई काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लोग होंगे, यानी कि जो हमारा जिला परिषद होगा, उसके सहयोग से ये काम करेगा। तो ये सारा चीज एमपीज एमएलए सारे लोग मिल करके काम यहाँ पर करते हैं। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि पंचायती राज सिस्टम क्या है, तो आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारा म्यूनसिपैलिटीज। वही म्यूनसिपैलिटी शहर के स्तर पर जहाँ पे एक मेयर होता है और सारी चीज़ों को चेक करेगा, उसी मेयर को हम क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन भी बोलते हैं। जो नगर निगम को देखता है, नगर निगम को सारे कार्य को संभालता है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को देखा कि कैसे हमारा फेडरलिज्म वर्क करता है, क्यों करता है। बहुत ही आसान भाषा में, ज़्यादा इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जितना एग्जाम्स में डिमांड है हम उतनी चीज़ों पे यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। और ये भी सारे जो आपके पीडीएफ्स हैं, जिनको भी ये पीडीएफ्स चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट कीजिए, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और यही नहीं, आप हमारे विंग्स क्लासेस के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को और उड़ान दें। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।